अस्सलामुअलैकुम। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, इस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एक्सरसाइज 26.1 के तमाम क्वेश्चंस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं थ्योरम समझाऊंगा और थ्योरम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या होता है इसको समझ लो, ठीक है। अच्छा देखो, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये अच्छा बना है माशाल्लाह से। तो ये आपके पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल का एक पॉइंट ले लो, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। अब इससे स्ट्रेट एक लाइन पास होती हुई जाएगी, ठीक है, एक लाइन स्ट्रेट पास होती हुई जाएगी, तो उसी को आप बोलोगे टेंजेंट, ठीक है। क्या बोलोगे? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट क्या होती है? जो कि कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही हो। देखो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, इसको ये स्ट्रेट लाइन टच कर रही है। अच्छा, अब जैसे आपको पता है नाज़िमाबाद कराची में, तो आप क्या बोलोगे? नाज़िमाबाद कराची में है ना। तो इसी तरह से अगर टेंजेंट सर्कल में बन रही है ना, तो आप बोलोगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के टेंजेंट है एक लाइन। अच्छा, अब देखो टेंजेंट कर्व के अक्रॉस भी बनती है, यानी कर्व पे भी बनती है। ये कर्व है, ठीक है, ये एक मैंने कर्व बना दिया। अब यहाँ ये एक पॉइंट है, अब इससे एक स्ट्रेट लाइन होके गुजरेगी ना, तो ये क्या होगा? कर्व, टेंजेंट ऑफ अ कर्व। यानी ये जो टेंजेंट बनी है वो कर्व पे बनी है। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी एक पॉइंट को टच करके जाती है। अब हमने पूरे इस चैप्टर में ये बताना है कि क्या ये टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होती है या नहीं, यानी यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाएगी या नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मैंने इस तरह बना दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप टच करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो ये हमने प्रूफ करना है, तो आए इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो टेंजेंट याद रखना, टेंजेंट क्या होती है? जो कि कर्व को या किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर कर स्ट्रेट गुजर रही हो, ठीक है। कोई इसकी हार्ड डेफिनेशन नहीं है, बस आसान सी ये चीज़ है। थोड़ा सा और टेंजेंट के बारे में पढ़ना चाहो तो पेज नंबर 1209 पे पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर थोड़ा सा और अच्छा समझना चाहो तो। बाकी मैंने जो समझाना था वही चीज़ उसमें लिखी हुई भी है, आप उसको प्रूफ भी कर सकते हो समझ कर, ठीक है, खुद से। अच्छा, अब यहाँ पर पहला थ्योरम उसी से रिलेट करना है कि क्या ये जो टेंजेंट है, देख रहे हो यहाँ पर ये टेंजेंट सिर्फ इस पॉइंट पी पे मिल रही है। मैंने जो बनाई थी टेंजेंट वो तो ज़्यादा टच करती हुई जा रही थी सर्कल को, क्योंकि मेरी पेन की निब थोड़ी मोटी थी। लेकिन यहाँ देखोगे ना, तो सिर्फ ये पॉइंट पी है जिस पे ये लाइन, ये जो टेंजेंट है ना ए बी, इसको टच कर रही है सर्कल को। तो आपने बस यही बताना है कि क्या ये ए बी वाली लाइन परपेंडिकुलर है ओ पी के, ये आपने प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो चले आए इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ लाइन, एक आपके पास लाइन है जो ड्रॉ की गई है परपेंडिकुलर, तो याद रखना ये जो आपके पास टेंजेंट होती है ये परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रूफ करना है अभी हमने, इसमें होती तो है लेकिन ये प्रूफ भी करके बताना है। टू अ रेडियल सेगमेंट, अब रेडियल सेगमेंट क्या? ओ से लेकर पी तक जो लाइन है आपको पता है वो रेडियस है, और जिस लाइन से वो रेडियस बन रहा है वो रेडियल सेगमेंट होती है ना। यानी ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको ओ से लेकर पी तक, ये रेडियल सेगमेंट कहलाती है। और रेडियस जो होता है बेसिकली ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट। तो आपने बस ये बताना है कि ये ए बी ओ पी के टेंजेंट है या नहीं, बस। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपको जो डायग्राम बना मिली थी ना, वो सिर्फ ये मिली थी कि एक सर्कल था, ए बी था और ओ पी था। आपने उसमें कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन यानी अपनी पास से एक लाइन बनाई है ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, और वो लाइन है ये वाली जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखें लिखा हुआ है अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, रेडियस आर है, ठीक है। देखो ये छोटा सा आर लिखा हुआ नज़र आ भी रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ी सी अगर मैं ब्राइटनेस कम करूँ तो ये अच्छा इसको फोकस करने लगेगा, ठीक है। तो ये रेडियस है, ओ से लेके पी तक आपको रेडियस हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, डायमीटर के हाफ को रेडियस कहते हैं ना। अच्छा, अब देखो जब भी आप देखोगे ना टेंजेंट को कैसे लिखा जाएगा? कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसको ऐसे लिख दिया जाता है ना, ए बी, ठीक है, ए बी करके, और उसके आगे फिर एम बी लगा देते हैं कि मेजर करनी है इस लाइन को। लेकिन टेंजेंट में आपने ऐसे डिनोट करना है कि आप ना उसके ऊपर दोनों साइड पे एरो बना दोगे, तो टेंजेंट ऐसे डिनोट होगी आपके पास। जहाँ भी टेंजेंट लिखना होगा ना आपने, तो आप लिखोगे जो भी टेंजेंट को दिए हुए हों ए बी, और फिर ऊपर एरो बना दोगे, समझ लो दो तीर बना दोगे एक दूसरे के अपोजिट। इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन रेडियल सेगमेंट, तो ये जो टेंजेंट है
जो टेंजेंट नज़र आ रही है ना ए बी, ये रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर बनी है। कैसे कि देखो यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। अब ए बी जो ये टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है ओ बी रेडियल सेगमेंट के एट इट्स आउटर एंड पॉइंट पी। अच्छा, पी जो पॉइंट है वो आउटर एंड है, यानी बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है। बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे ही बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ए बी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। तो आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो ये लाइन है उसके ए बी परपेंडिकुलर है। जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वही बात यहाँ दोबारा है लिखी हुई है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, ओ क्यू ड्रॉ करना है। ओ क्यू इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि एक ट्रायंगल बन जाए, और हमें तो बहुत सारे ट्रायंगल के थ्योरम पढ़ रखे हैं ना, तो ट्रायंगल स्टडी करना हमारे लिए आसान होता है। तो ये ट्रायंगल बन गया है, ओ क्यू ये कंस्ट्रक्शन की ये ट्रायंगल बना लिया। वेयर क्यू इज़ द एनी अदर पॉइंट। अच्छा देखो, ये जो पॉइंट, ये जो क्यू बनाया है ना, ये कहीं भी बना सकते हो आप, मतलब पी के ऊपर कहीं भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं है कि जितना दूर ये बना हुआ है उतना दूरी बनाओ, आप चाहो तो यहाँ भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ भी जहाँ मैंने डॉट दिया तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, ये फिक्स नहीं है कोई। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, ओ पी क्यू ट्रायंगल आपके पास ड्रॉ हो रहा है। ट्रायंगल कौन सा है, ओ पी क्यू। अच्छा, तो ये तो आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो आपके पास पी वाला एंगल है 90 का है। देखो हम 90 का एंगल ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके बनाते हैं ना, तो वो नज़र भी आ रहा था 90 का एंगल है, ठीक है। उसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, आपको ये भी पता है। तो ए बी परपेंडिकुलर ओ पी एट पी, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ पी के पॉइंट पी पर, यानी ये दोनों लाइन जो है ना ओ और पी और ए बी ये मिल रही है पी पॉइंट पर, तो पी जो है वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। क्यू वाला, अगर आपको अच्छी तरीके से बात पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का आ गया है तो बाकी जो दो एंगल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल में बेसिकली 3 एंगल होते हैं ना, एक एंगल पी है, एक एंगल क्यू है, एक एंगल ओ है ना, तो बाकी जो दो एंगल हैं वो 90 से छोटे होंगे, लेस होंगे, तो इसलिए देखो ये 90 से लेस है, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल बनेगा। यहाँ पे ये लिखी हुई है ये बात कि एक्सेप्ट राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल्स बनते हैं ना ट्रायंगल में, अदर एंगल्स जो दो एंगल बनते हैं ट्रायंगल में आर एक्यूट, वो 90 के होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कोई सा भी ले लो, आप ये देखोगे कि अगर उसका एक एंगल 90 का है ना तो बाकी दो एंगल 90 से छोटे होंगे, तो इसीलिए एंगल क्यू भी 90 से छोटा होगा। अच्छा, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ बहुत बार कि जो चीज़ बीच में होती है ना उस पर एंगल बन रहा होता है, तो बीच में क्यू है तो क्यू पर एंगल बन रहा है। तो अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास जो सबसे बड़ा जो साइड है वो कौन सी है आपके पास, ओ क्यू, क्योंकि देखो राइट एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड बनेगी। याद रखना हमेशा इस बात को, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये बात प्रूफ होगी कि आपके पास जो सबसे बड़ी साइड होगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली होगी। अब देखो परपेंडिकुलर एंगल आपके पास पी है ना, ऊपर पी है, तो पी के सामने क्या मौजूद है, ओ क्यू, तो ओ क्यू सबसे बड़ी साइड होगी क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस है, और सबसे छोटे एंगल के सामने जो साइड होगी ना वो सबसे छोटी होगी, तो ओ जो है वो सबसे छोटा एंगल है, तो उसके सामने जो पी क्यू है ना वो सबसे छोटी साइड है, और उसके बाद जो बड़ी साइड है वो ओ पी है, और सबसे बड़ी साइड ओ क्यू है। बस ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, बाकी तो सब आपको पता ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब इधर देखो ये लिखा हुआ है कि हमें तो ये बात पता है कि ओ और क्यू और ओ और पी जो है वो रेडियस है, ये तो हमें पता है बात। तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई है कि अगर आपके पास ओ क्यू सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूस है, और उसके सामने जो एंगल होगा वो 90 का होगा, तो ये 90 का है। और यही आपने प्रूफ करके बताना था कि ए बी पॉइंट पी पे परपेंडिकुलर है और टेंजेंट है, तो ये हमने बता दिया। और याद रखना टेंजेंट कर्व के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ प्रूफ कर लिया इस चीज़ को। अब एक छोटा सा थ्योरम और है हमारे पास, इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलता जुलता है। अभी तो आपने ये बता दिया ना कि इस पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर है लाइन, अब आपने बताना है कि ओ पी के परपेंडिकुलर है या नहीं, ये आपने बताना है थोड़ा सा और इसमें। तो देखें क्या लिखा हुआ है, द टेंजेंट टू अ सर्कल, एक
टेंजेंट है, यानी ये जो ए बी लाइन है ये टेंजेंट है और ये सर्कल के टेंजेंट है। मैंने बताया ना टेंजेंट कर्व में भी बनता है, तो यहाँ पर सर्कल है तो सिर्फ सर्कल के टेंजेंट होगी। एंड द रेडियल सेगमेंट, अच्छा रेडियल सेगमेंट मैंने उधर ऊपर भी बता दिया था, यहाँ फिर बताता हूँ। ओ पी रेडियस है और जो लाइन इसे मिला रही है उसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। ये वाली ब्लू लाइन रेडियल सेगमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कराची और लाहौर को एक पुल मिला रहा है, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, कराची और लाहौर को एक पुल मिला रहा है, तो उस पुल का नाम कराची लाहौर तो नहीं रखोगे ना, उस पुल का नाम कोई किसी के नाम पे रखोगे। जैसे कि आप रख लो किसी अच्छे इंसान के नाम पे रख लो, जैसे कि आप रख लो बासित पुल, बासित फ्लाईओवर भी कह सकते हो उसे आप, ठीक है। तो दो शहरों को जो पुल मिलाता है आप उसको दो शहरों के नाम पे नहीं रखते, उसको एक तीसरा नाम देते हो। तो इसी तरह से अगर ओ और पी को रेडियस कहेंगे, यानी ओ और पी जो है वो वहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है, तो जो लाइन इन दोनों को मिला रही है वो रेडियल सेगमेंट है। बस ख़त्म बात, इतनी सी बात है। समझ लो रेडियल सेगमेंट एक पुल है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती है आपस में, और ये डिस्टेंस रेडियस होता है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो यहाँ पे बात भी लिखी हुई है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इनको ज्वाइन कर रही है। एंड सेंटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपने ये बताना है कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के। सेम वही थ्योरम जो पीछे पढ़ रखा है आप उसको इस्तेमाल करो, उसको यूटिलाइज करो, पता हो जाएगा। मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि करा नहीं रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। अब हमें देखें क्या लिख के दिया हुआ है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का तो सेंटर ओ है, हमें अच्छी तरीके से ये बात पता है। रेडियस आर है, ठीक है भाई। देखो ये जो ओ बनाते हो आप, ओरिजिन होता है ना एक तरह से, तो ये जब हम सर्कल को बहुत डिटेल स्टडी करेंगे ना इक्वेशन से, तो फिर मैं बताऊंगा कि ये ओ यहाँ क्यों बनता है, और आपको पता होना चाहिए ये सर्कल का सेंटर होता है बस। रेडियस आर एंड आ रेडियल सेगमेंट ओ पी। तो रेडियल सेगमेंट जो लाइन है वो ओ पी है, मैंने बताया ना बार बार के लिए लाइन ही ओ पी कहला रही है, और इसी को रेडियल सेगमेंट कहते हैं आप। अ टेंजेंट ए बी, और टेंजेंट जो है वो ए बी है आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रूफ, आपने प्रूफ करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी टेंजेंट के। तो देखो ओ बी एक लाइन है, एक रेडियल सेगमेंट है, तो इसीलिए उसके ऊपर सिर्फ एक बार डली हुई है। लेकिन ए बी टेंजेंट है तो उसके ऊपर बार के साथ साथ वो एरोज भी डाले उन्होंने, ठीक है, तो ताकि ये ना टेंजेंट पता चल जाए। तो जब भी किसी ए बी पे ऐसी लाइन बनी हुई हो ना कि उसके ऊपर तीर बने हुए हो दो, एक का मुँह इस तरफ एक का उस तरफ, तो समझ जाना टेंजेंट है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ड्रॉ ओ क्यू, ओ क्यू ड्रॉ कर लो, ठीक है, ओ क्यू ड्रॉ कर लो, बस ये रहा ओ क्यू आपके पास, ड्रॉ कर लो। मैंने बताया ना ये ओ क्यू हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं ताकि एक ट्रायंगल ड्रॉ हो और फिर उसे हम स्टडी कर पाएँ। वेयर क्यू इज़ एनी पॉइंट ऑन ए बी, क्यू तो आपके पास कोई भी पॉइंट है ए बी पर ना, अदर पी। समझ में आ गई होगी ये बात। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको जल्दी कर लेते हैं। तो ट्रायंगल आपके पास कौन सा बना है ये याद रखना, ओ पी क्यू बना है ट्रायंगल, ठीक है। तो क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, यहाँ पर भी देख सकते हो यही चीज़ है कि क्यू बाहर बना हुआ है सर्कल के, ठीक है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि ओ पी जो है वो बड़ी होगी साइड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बता दी थी कि ओ पी आपके पास बड़ी बनेगी, जैसे कि इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा था, ओ पी बड़ी बनेगी पी क्यू से, तो यहाँ भी वही चीज़ है। और ओ पी तो आपको पता है रेडियस है, ओ पी रेडियस है, मैं बता चुका हूँ, ये यही वाला ट्रायंगल है, ओ पी रेडियस है, ठीक है। यही ट्रायंगल इन्होंने नीचे भी ड्रॉ किया है, ठीक है। देखो ये दोनों ट्रायंगल ना, जो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला सेम है। तो अब हमें ये बात तो पता चल गई है कि ओ पी रेडियस है, और वो तो देख के भी समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर किसी को चोट लगी हुई है तो हमें उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, हमें देख के पता चल जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट पी एक्सेप्ट पी एक्सीड आर, सो ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट पी लाई आउटसाइड द सर्कल। तो जितने भी पॉइंट है पी के अलावा सर्कल के बाहर बन रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ ये पी पॉइंट सर्कल पे बन रहा है, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। ओ पॉइंट तो सर्कल के अंदर बन रहा है जो सेंटर है, क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर है, इसके अलावा ए बी पॉइंट भी बाहर बने हुए सर्कल के। तो ये इन्होंने बस छोटी सी बात हमें बता दी है। द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट्स ऑन ए बी, अच्छा ए बी टेंजेंट है हमने बता दिया, और ओ पी के टेंजेंट है। हम पीछे भी इस चीज़ को यहाँ प्रूफ कर चुके हैं,
तो इस चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया है कि P वाला एंगल हमारे पास 90 का है। अगर P वाला एंगल आपके पास 90 का बन रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो आपके पास OP है टेंजेंट होगी AB के। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं रोम्बस। आई थिंक आपने ये रोम्बस पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसको थोड़ा सा ना बता देता हूँ। ये रोम्बस है क्या चीज़, कोई मुश्किल हार्ड चीज़ नहीं है, आसान है। बस आपको मुझे बताना होगा कि ये रोम्बस होता क्या है। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा बहुत रोम्बस के बारे में हाउ नो करवा दूँ कि रोम्बस क्या चीज़ है ये, ठीक है। देखो ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। देखो ये तो सर्कल होता है, सॉरी ये तो स्क्वायर होता है ना, जिसकी चारों साइड सेम हो। लेकिन रोम्बस की भी चारों साइड सेम होती हैं, याद रखिएगा। रोम्बस आप बना सकते हो स्क्वायर की मदद से। यहाँ से पकड़कर स्क्वायर को खींच दो, अपनी तरफ खींच लो, सही है। तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना। तो अब ये स्क्वायर नहीं रहेगा, अब ये रोम्बस कहलाएगा। याद रखना रोम्बस के सामने वाले एक दूसरे के याला एंगल इसके सेम होगा, याला एंगल इसके सेम होगा। स्क्वायर को आपको पता है कि चारों एंगल 90 के होते हैं, ठीक है, चारों एंगल 90 के होते हैं और चारों साइड्स बराबर होती हैं, यानी चारों एंगल भी सेम होते हैं, चारों साइड्स। लेकिन रोम्बस में चारों साइड सेम होंगी, चारों एंगल सेम नहीं होंगे, अपोजिट एंगल सेम होंगे। जैसे कि एंगल 1 एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 एंगल 3 के सेम होगा, एंगल 2 एंगल 4 के सेम होगा। बस ये आपने याद रखना है रोम्बस को, कि रोम्बस की चारों साइड तो सेम आएंगी लेकिन अपोजिट एंगल सेम होंगे, चारों एंगल सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रोम्बस बना हुआ है, स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर वो सर्कमस्क्राइबिंग आप पढ़ चुके हो इससे पहले भी। तो ये ऊपर इसकी वर्किंग बता दी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 करके इन्होंने, हमने पढ़ना है एग्जाम्पल 1 करके। तो थ्योरम 16.1 हमने किया था, उसमें 16.1 थ्योरम करा, 16.2 अब एग्जाम्पल 1 है वो भी करा रहा हूँ मैं, क्योंकि यही सवाल अभी आपको ना आगे मिलेगा उसमें एक्सरसाइज में। तो बहुत से बच्चे मुझसे ये कहते हैं सर एक्सरसाइज वाले थ्योरम करें या जो गिवन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्सरसाइज वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सरसाइज में दे दिए ना आपको, इसलिए क्योंकि आप वो खुद सॉल्व करेंगे तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो सॉल्व हुए में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है पर ये आएंगे नहीं, ये भी आ सकते हैं। शो डैट द पैरेललोग्राम। अच्छा ये पैरेललोग्राम नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। पैरेललोग्राम है नहीं वैसे, ये नज़र पैरेललोग्राम कह रहे हैं नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम की चारों साइड सेम नहीं होती। अ सर्कल इन अ रोम्बस, तो देखो ये रोम्बस, अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये रोम्बस में पैरेललोग्राम का बना दिया ABCD, इसको भी ये पैरेललोग्राम कह रहे हैं। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब समझ लो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बन जाना। अब देखो भाई पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, होते तो क्वाड्रिलेटरल ही है ना, यानी 4 साइड्स होते हैं ना उनके पास और 4 एंगल्स रखते हैं वो, तो उसके अंदर सर्कल बन रहा है। सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनना सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल हमने पढ़ा था। अब लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल पढ़ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनना, ये कहलाता है आपके पास सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस की ये खसूसियत होती है कि चारों साइड सेम है। तो देख लो यहाँ लिखा हुआ है AB CD AD और BC सेम है, ठीक है, इक्वल टू लगा हुआ है। और आपको पता है लाइन हम कैसे लिखते हैं, जो लाइन होती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं और उसके साथ M लिख कर ये कर देते हैं, तो लाइन डिनोट हो जाती है। अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है या नहीं, ठीक है, ये प्रूफ करके बताना है। उन्होंने उसे पैरेललोग्राम यूँ कहा है ताकि आप प्रूफ करके बताओगे रोम्बस है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये स्क्वायर है, तो आप प्रूफ करोगे ना कि भाई स्क्वायर है या नहीं। तो मैं तो गलत कह सकता हूँ लेकिन आपने सही करके बताना होगा। तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने पैरेललोग्राम तो कह दिया है लेकिन ये रोम्बस है, ये प्रूफ आपने करना है। तो बस टेक्निक से प्रूफ करेंगे। ABCD एंड AD आर टेंजेंट टू सर्कल। अब हम इसमें ना कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि ना ट्राइंगल्स बने और हम स्टडी कर सकें, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये वो कंस्ट्रक्शंस की लाइन होती है जो हम अपने पास से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो ये SO
ये एस ओ आपके पास क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है कैसे पता चल रहा है, देखो ये 90 का एंगल बना रही है। ओ ए ये टेंजेंट नहीं है, लेकिन ओ पी ये पॉइंट पी पे टेंजेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब इस तरह से टेंजेंट बन जाते हैं ना, तो ए एस बराबर आ जाता है, लाइन ए एस बराबर आ जाती है लाइन ए पी के। ये बस अभी याद रख लो, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। ये थ्योरम यहाँ लिखा हुआ। अब ट्राइंगल कौन सा बना था, अब बार बार ना इसमें एक प्रॉब्लम है कि इधर उधर पेज पलटना पड़ेंगे। थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि पेज पलटूँ तो आसानी हो जाए। अब देखो यहाँ ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल क्या बन रहा है एस ओ ए, एक ट्राइंगल क्या बन रहा है ओ ए पी। अपने पास भी बुक रख लेना ताकि समझ में आ जाए। तो देखो ये बन रहा है ना ओ एस ए और ओ पी ए, वो दो जो ट्राइंगल थे वो यहाँ पर इन्होंने बना दिए। ओ एस ओ पी सेम होगा, आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ये सेंटर हो गया, ये सरकमफेरेंस हो गया, ये डिस्टेंस रेडियस हो गया। तो इसी तरह से ओ पी भी रेडियस है तो वो भी सेम होगा और ओ एस भी सेम होगा। दोनों भाई हैं एक दूसरे के तो सेम होंगे, ठीक है। रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियल सेगमेंट वो लाइन है जो इनको मिला रही है। अच्छा एस 90 का है और पी भी 90 का है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखा दिया था, फिर दिखाता हूँ। देखो ये एस 90 का है, पी भी 90 का है, तो वही बात हो गई है। अब जूम कर देता है। अच्छा तो अब ये देख लो ओ ए, अब ओ ए दोनों ही ट्रायंगल में आ रही थी लाइन। देखो ये ओ ए, ये वाली लाइन जो है ना ओ ए, ट्रायंगल एस ओ ए में भी आ रही है, ट्रायंगल ओ ए पी में भी आ रही है। तो जब दोनों में लाइन आ रही है, देखो यहाँ भी ओ ए मौजूद है, यहाँ भी ओ ए मौजूद है, तो जब दोनों में आ रही है एक लाइन तो सेम ही आ रही होगी ना। तो देखो ये कॉमन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा अब आपने पढ़ रखा है एच एस पोस्टुलेट राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है कि अगर एक साइड सेम आ जाए और एक हाइपोटेनियस सेम आ जाए, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और साइड सेम हो तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाते हैं आपस में। तो देखो यहाँ पर आपको दिख तो रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड सेम आएगी। ए एस के कॉरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए पी है ना। ए एस के कॉरिस्पॉन्डिंग साइड यानी ए एस से मिलती जुलती साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है, ए पी है, आपको दिख रहा है, तो बस वो सेम आ गए, ठीक है। इसी तरह से एस ओ जैसी मिलती जुलती लाइन दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है, पी ओ है। ये तो हमें वैसे भी पता चल गया था सेम है, लेकिन अगर नहीं बताते तो भी पता चल जाता सेम है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो कॉरिस्पॉन्डिंग यानी मिलती जुलती साइड सेम आएंगी। अब जिस तरह से आपने ये दो ट्रायंगल बनाए ना, इसी तरह से अब आपने और ट्रायंगल्स भी ड्रॉ करने हैं। अब एक ऐसे ड्रॉ होंगे, देखो यहाँ पर ये इसे मिला दो, ठीक है, इसे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा ओ पी बी और ओ बी क्यू, और एंगल पी 90 का है पहले ही पता है, और एंगल क्यू भी 90 का है। तो अब दोबारा ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बात पता है। तो बस हमने बस ट्रायंगल का नाम लिखा, ठीक है, ट्रायंगल का नाम लिखा ओ पी बी। देखो ये रहा ना ट्रायंगल ओ पी बी, और एक ट्रायंगल कौन सा है ओ बी क्यू। इस ट्रायंगल 3 को ट्रायंगल 4 से कंपेयर करेंगे तो हमने अभी ये बात ऑब्जर्व करी है कि एस ए पी के बराबर है, तो इसी तरह से पी बी क्यू के भी बराबर होगी। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है इन्होंने कि पी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने पी बी कह लो या बी पी कह लो, एक ही बात है, और बी क्यू बराबर है। इसी तरह से आपने यहाँ भी ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है, क्योंकि देखो यहाँ भी एक साइड मौजूद है। इसी तरह आप यहाँ भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ये एक परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी, यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल 5 ट्रायंगल 6 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ट्रायंगल क्या होगा ओ क्यू सी और ओ सी क्यू, ठीक है। तो बस वही बात है कि क्यू सी आर सी के सेम आएगी। देखो ये रहा क्यू सी आर सी के सेम। अब इसी तरह से यहाँ भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे,
ये एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हिस्सा बन गया, ये एक ट्रायंगल, ये 7 और 8 ट्रायंगल, टोटल 8 ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ होते हुए नज़र आए। ट्रायंगल का नाम क्या रखा जाएगा? ORDS। इन दोनों ट्रायंगल में RDDS के बराबर होगा। तो देखो ये देखो, RD कह लो, यहाँ कह लो RD कह लो या DR कह लो, DS के बराबर आ गया। तो 4 इक्वेशंस आपके पास आ गई, 1 2 3 4। AS BP BQ CQ DS, इसको ऐड कर दो आपस में। AP BP RS RD, इनको भी आपस में ऐड कर दो। जब इतना सब कुछ ऐड कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? तो देखो ये ऐड करके लिख दिया, ठीक है, और ये इक्वल टू आएगा क्योंकि AS AP के बराबर है। अगर इन सबको आपस में ऐड कर रहे हो तो इक्वल टू भी एक ही लोगे, ऐसा नहीं है 4 इक्वल टू ले लेना, ठीक है। ऐसे समझ लो कि आपने AS लिया, BQ लिया, CQ लिया या QC लिया और DS लिया, इनको आपस में ऐड कर दिया, ये बन गया। फिर इक्वल टू का साइन लगाया, AP लिया, BP लिया, RS लिया, DR लिया, ऐड कर दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि उन्होंने सेट करा दिया है कि AS को DS के साथ करके लिख दिया। कुछ नहीं किया है, बस ये आखिर में लिखा हुआ था ना, AS के साथ लेकर आ गए। फॉर एग्जांपल आप सब एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, तो मैंने आगे पीछे बच्चों को बिठा दिया है, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुई ना। तो बस यहाँ भी यही हुआ है कि DS उधर था, हमने कहा भाई AS के पास आ जाओ। BQ और CQ तो पहले ही साथ थे, तो वो साथ रहे। और नीचे भी ऐसे ही किया है कि AP के साथ मैंने जो है वो BP ही लिखा हुआ है क्योंकि वो साथ ही थे, सही है। अब ऐसा किए क्यों है? आप देखो, AS और DS अगर इनको ऐड करोगे ना तो वो AD के बराबर आएगा। कैसे? देखो ये देखो, ये देखो, AS और SD जब ऐड कर रहे हो दोनों को, यानी AS को जब ऐड करोगे ना, AS और 2 लाइनों को आपस में मिला दोगे तो एक बड़ी लाइन बन जाएगी ना, आपको पता है ये बात, ठीक है। SD या DC कह लो, DS कह लो, ये AD के बराबर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे यही काम किया गया है, ठीक है, यहाँ पे यही काम किया गया है। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे हो गया कि AS DS मिलकर बना रहे हैं AD, BQ CQ मिलकर बना रहे हैं BC, AP BP, अब देखो AP BP क्या मिल के बना रहे हैं, AP BP मिल के बनाएंगे AB, देखो AB आएगा, देखो आ रहा है AB, ठीक है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। और CD RS RC और DR मिलाओगे तो CD बन जाएगा। अच्छा, अब 2 2 लगा दिया है बस, और कुछ नहीं किया, दोनों तरफ 2 2 लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐड हो रहे हैं दोनों चीज़ें आपस में क्योंकि वो आपको पता है। तो देखो अब हमारे पास जब ये सब कुछ ऐड हो रहा है तो हमें ये बात प्रूफ पता चल रही है कि ये चारों साइड्स एक दूसरे के सेम हैं। तो हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई कि जो चीज़ गिवन है वो रोम्बस है, यानी 4 साइड सेम आ रही हैं, 4 एंगल डिफरेंस आएंगे उसमें। तो इस तरह से हमारे थ्योरम्स हो जाते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस पर, जिसके लिए आप, मुझे उम्मीद है, सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये समझा दिए ना थ्योरम्स, तो अब इंशाल्लाह ना आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है। निशान पड़ गया बोर्ड पर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जो है इसको हम कर लेते हैं, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अब इस गाइड से कर लेते हैं क्योंकि थ्योरम्स में लिखवाऊंगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस जो इसके सॉल्व करने वाले हैं ना वो मैं कराऊंगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये आ गई आपके पास एक्सरसाइज, 2 थ्योरम है इसमें, बाकी हमने ना फिर समझ के करना है काम, बाकी तो मैं फिर लिखवाऊंगा ताकि आपको ना अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा, अब आपके पास एक और थ्योरम आता है, थ्योरम है शो दैट अ ट्रायंगल। आपके पास एक ट्रायंगल है, सर्कमस्क्राइबिंग है, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रायंगल है, सर्कमस्क्राइबिंग है, यानी ट्रायंगल सर्कल के अंदर बन रहा है और ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स हैं वो टच कर रहे हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस को। तो देखो C वर्टेक्स है ट्रायंगल का, टच कर रहा है बाउंड्री को सर्कल की। A भी आपके पास वर्टेक्स है और A टच कर रहा है
ये आपके पास सर्कल को, बाउंड्री को। डी भी आपके पास वर्टेक्स है और ये भी आपके सामने है, टच कर रहा है सर्कल की बाउंड्री को। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो प्रूफ आपने ये करना है कि ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है, यानी ए सी, सी डी, डी ए, ये तीनों साइड्स आपस में बराबर है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने ना ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस बना दिया, सी से लेके ओ तक का डिस्टेंस बना दिया और डी से लेके ओ तक का। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओ सेंटर है, सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट बनता है वहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है, चाहे वो कहीं भी बने। इसी तरह से ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये तीनों के तीनों रेडियस हैं तो सेम होंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल्स तो 3 बनते हुए आपको वैसे भी नज़र आ रहे होंगे, 4 ट्रायंगल बन रहे, बल्कि एक बन रहा है ए ओ बी, एक ट्रायंगल ये आ गया। एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, सॉरी 3 ट्रायंगल बन रहा है। अगर अंदर देखो तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, वैसे 4 ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल खुद ए सी डी भी है, ए सी डी, तो मैं ए सी बी उसको भी मैंने मिला लिया था। तो ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये तीसरा ट्रायंगल हो गया, नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। बी ओ सी ओ ए, ये 3 ट्रायंगल आपके पास नज़र आ रहे हैं आपको। द पॉइंट ओ तो सेंटर है, सर्कम सेंटर हमें पता है पहले ही, सेंटर सर्कल का भी सेंटर है, ट्रायंगल का भी सेंटर है। द पॉइंट ओ इज़ इक्वल डिस्टेंस, तो पॉइंट ओ इक्वल डिस्टेंस पर है क्योंकि रेडियस बनेगा वहाँ से सर्कल की बाउंड्री तक। तो जब ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस बराबर है, ओ से लेके सी, ओ से लेके बी, तो एंगल्स भी आपस में सेम होंगे। तो ये वाला एंगल भी सेम है, ये वाला एंगल भी सेम है, ये वाला एंगल भी सेम है। जब ये सारी चीज़ें सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन ही ये होती है कि तीनों साइड सेम आ जाए, बस बात प्रूफ हो गई। अब जो थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ा था ना आखिरी, वही थ्योरम ये दोबारा आ गया है। अब आपको एक रोम्बस नहीं दिया है, स्क्वायर दे दिया है। रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज़ सेम होती है कि रोम्बस में भी चारों साइड सेम है, स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होती है। तो इस रोम्बस को डील कर लेते हैं, सॉरी स्क्वायर को डील कर लेते हैं, और स्क्वायर के चारों एंगल भी 90 के होता है, ये याद रखिएगा। सही, शो डेटा रेक्टेंगल सरकम्स। अच्छा, अब देखो स्क्वायर है लेकिन उन्होंने उसको रेक्टेंगल बोला है, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आप प्रूफ करके बताओ कि ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है। इसीलिए वहाँ भी यही हुआ था कि रोम्बस था लेकिन कहाँ पैरेललोग्राम था उन्होंने उसे। तो स्क्वायर थोड़ा बहुत रेक्टेंगल से मिलता जुलता होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता, थोड़ा बहुत देख के समझ में आ जाती है बात रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो ये रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग, यानी सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर बन रहा है। याद रखना रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, वो इसलिए बोलना है उसे ताकि क्वेश्चन बनाया जा सके, और आपने ये प्रूफ करके बताना है स्क्वायर है। अ सर्कल मस्ट बी अ स्क्वायर, सॉरी सर्कल जो है वो बन रहा है स्क्वायर के अंदर, ये आपने बताना है। रेक्टेंगल ए बी, यहाँ भी वो रेक्टेंगल कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने प्रूफ करना है। रेक्टेंगल ए बी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विच टचेज। अच्छा, तो ये आपको ये बात तो पता है कि भाई सर्कल के पास, स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती है ना, तो जब 4 साइड्स होंगी तो 4 वर्टेक्स को टच करेगा सर्कल के। तो एक वर्टेक्स यहाँ पे टच कर गया, एक वर्टेक्स यहाँ और एक वर्टेक्स यहाँ, और जहाँ जहाँ ये टच कर रहा है ना वो टेंजेंट बन रही है, यानी ए बी टेंजेंट बन रही है, ए डी टेंजेंट बन रही है, बी सी, और किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है? बी सी जो है वो क्यू पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, सी डी जो है वो आर पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, डी ए जो है वो एस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, ए बी जो है वो पी पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है। बस ये याद रखना है। और बाकी कंस्ट्रक्शन आपने करी है, पी और आर को मिला दिया है और क्यू और एस को मिला दिया ताकि एक डायमीटर ड्रॉ कर लो। तो जो काम हमने पीछे किया था ना, वही काम यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में कर दिया है कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब टेंजेंट बन रही होती है सर्कल के अंदर, और उसमें फिर ये आता है कि एस से लेके डी तक का डिस्टेंस डी से लेके आर तक के डिस्टेंस के बराबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ होती है, यहाँ ये एक लाइन ड्रॉ होती है,
यहाँ पर ये 90 का एंगल आता है, यहाँ भी 90 का एंगल आता है, और फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आने लग जाती हैं। ठीक है, ये बात प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट विल बी इक्वल, हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो वही काम इधर डायरेक्ट कर दिया है कि ए पी, देखो ये रहा, यहाँ से कर लिया उन्होंने कि ए पी बराबर होगा आपके पास ए एस के, ए पी ए एस के बराबर होगा। इसी तरह से एस डी डी आर के बराबर होगा, आर सी सी क्यू के बराबर होगा, सी बी बी पी के बराबर होगा। देखो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है सारी, ए पी ए एस के बराबर, बी पी बी क्यू के बराबर। अच्छा, अब इस वाली पूरी साइड को ऐड कर दो। देखो ए पी प्लस बी पी के बनाते थे ना, खाए होंगे, बहुत मीठे होते थे। तो ये वहाँ पर ये लिखा हुआ है सी आर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन यहाँ सी आर कुछ और है, डी आर, ठीक है, डेस्क रिप्रेजेंटेटिव ऐसा तो कुछ होता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ए एस का मतलब क्या होगा, ASI होता है वो तो। बी क्यू बारबेक्यू, ठीक है, तो मैं थोड़ा मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ये सी क्यू, DSP होता है, DSP भी आना चाहिए तो फिर सही होता है। चलो P तो नहीं आ रहा, तो देखो सब ऐड हो गए, बस इतना बताना था। अच्छा, अब ऐड तो हो गए, अब फिर वही बात है कि देखो भाई AP और BP मिलकर बनाएंगे AB पूरी लाइन। यहाँ देख लो, AP और BP मिलकर पूरी लाइन बनाएंगे AB। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है AP और AB। इसी तरह से देख लो CR और DR मिलके बनाएंगे DC। देखो CR और DR मिलके बना रहे हैं DC या CD कह लो। इसी तरह से BQ, कहाँ है BQ, ये रहा, BQ और QC मिलके बनाएंगे BC। देखो ना, ये अगर एक B और ये Q और C को ऐड करोगे तो क्या बनाएंगे, AB लाइन पूरी बन जाएगी ना। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल, अगर इसमें को मैं तोड़ के दोबारा जोड़ दूँ तो दोबारा पेंसिल बन जाएगी। तो इस तरह अगर आपने पॉइंट Q बना के तोड़ा था, अब दोनों को मिला रहे हो तो वो दोबारा चीज़ बनेगी ना, जो तोड़ के दो लाइन बना ली थी। ऐसा तो नहीं हो सकता दो चीज़ों को तोड़ के तीन चीज़ें बना लो और वही सेम साइज़ की, यानी जैसे पहली थी। तो बस ये हो गए सारे। अब इसको ऊपर पुट कर दो, तो भाई देखो AB और BP की जगह मैंने क्या पुट किया, AB, ठीक है, और CD और CR और DR की जगह मैंने क्या पुट किया, DC, और इसी तरह दूसरी चीज़ें। तो ये देखो ये बराबर थे आपस में, तो ये दोनों ऐड हो गए। ऐड होने के बाद यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB BC के बराबर आ गया। तो ये बात सेम हो गई कि चारों साइड्स आपस में बराबर है, प्रूफ हो गई ये बात। तो यहाँ लिखा हुआ भी है ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ काम आएगा ना वो मैंने कराना है आपको, ठीक है। अब वो काम ऐसा नहीं है कि खुद ही हो जाए, तो वो काम मैंने आपको कराना है। तो चलो वो मैं काम आपको करा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, वैसे तो मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि ना मुझे आपको सवालात भी तो कराने हैं सारे के सारे। तो इसको करते हैं, इस लाइन को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये लाइन ख़राब ना हो हमारी। ये ई था, ठीक है, क्या था, ई था, ई भाई साहब थे ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ, देखिए आप क्या कहते हैं। मैं आपको सर्कल बनाकर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में। ये जो लिखा हुआ है ना थोड़ी देर में मिटा दूंगा। अच्छा, कहते हैं आपके पास द डायमीटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या चीज़ है ये बताता हूँ। ये एक सर्कल हो गया, बेहतर बनाते हैं, ये एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया O, ठीक है, छोटा सा O लिख रहा हूँ। ये दूसरा बड़ा सर्कल हो गया, बेहतर बनाता हूँ। अच्छा इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्योंकि इसी पे लेके पूरा डायग्राम को चलाना है ना मैंने, इसलिए, ठीक है। 2 सर्कल हो गए, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। इस सर्कल का सेंटर भी ये है और ये वाले सर्कल का सेंटर भी ये है।
थोड़ा सा ना मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि ऐसा लगे कि आपको दोनों सर्कल का, हाँ अब देखो अब लग रहा होगा। ये वाला जो सर्कल है ना बड़ा सर्कल, इसको मैं L लिख रहा हूँ लार्ज सर्कल, और ये S लिख रहा हूँ स्मॉल सर्कल। दोनों सर्कल का जो सेंटर है ना वो ये O है। अगर आपको रेडियस निकालना है ना O से लेकर B तक या A तक, तो यही आपके पास सेंटर होगा। और अगर आपको रेडियस निकालना है ना O से लेकर C तक, तो आपके पास यही रेडियस होगा। समझ गए? तो जब दो सर्कल के सेंटर सेम हो तो उन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। या दो सर्कल हो और एक सेंटर हो सिर्फ, उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब फिगर ऐसी नहीं है, कैसी है मैं बताता हूँ और उसको ड्रॉ मारता हूँ, ठीक है? उसको ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। याद रखना जो अंदर बना हुआ है सर्कल वैसे भी नज़र ही आ रहा है, वो छोटा सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक समझ गए ना, दो सर्कल हो और एक सेंटर हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। अच्छा, डायमीटर तो आपको पता है, वो लाइन होती है जो सेंटर को टच करके निकलती है। तो देखो ये तो सेंटर को भी टच कर रही है, सेंटर को मैंने उसे टच करा दिया है, ठीक है? ये मैं बना रहा था O, तो मैं आपके सामने ही डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अच्छा, अब एक और डायमीटर है, एक और भी डायमीटर है। अब मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि वो डायमीटर है? क्योंकि वो रेडियस को, वो जो है वो सेंटर को पास करके गुजर रही है। तो ये आ गई आपके पास एक ये डायमीटर का नाम है QP। अच्छा, अब आपके पास एक कॉर्ड बन रही है जो कि ये पॉइंट है टेंजेंट का, इसको टच कर, देखें ये बड़ा मुश्किल काम होता है इसको बनाना ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, ठीक है? तो ये मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाई, ये कॉर्ड है PR जो है वो कॉर्ड है, PR जो है वो कॉर्ड है, ठीक है? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पहले सर्कल का रेडियस आ गया, और ये टेंजेंट भी आ रहा है आपके पास, ये ना टेंजेंट, A पॉइंट टेंजेंट है, ठीक है? और ये इसको भी गुजार रहा है, ये B हो गया। अब मैं सवाल पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ क्या कहा गया है। O इधर बनाया है मैंने, कोई मसला नहीं है, इधर बना लो क्योंकि उसमें उधर बना हुआ है, ठीक है? मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपने बुक वाला नंबरिंग क्यों नहीं की है? देखिए हम लोग रट नहीं रहे हैं और ना मैं आपको रटवा रहा हूँ, तो अगर मैं नंबरिंग या मार्किंग अपने पास से कर रहा हूँ तो वो गलत नहीं है, सही है, ठीक है? उन्होंने कहा था जो डायमीटर है बड़े सर्कल का, कह रहे हैं ना द डायमीटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यानी दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। एक सर्कल का डायमीटर यानी ये PQ आपके पास कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। और एक और सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है BA, वो आपको कितना दिया हुआ है? BA वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BA, ठीक है? 5 सेंटीमीटर। तो ये आपने बस अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है? ठीक है, समझ गए ना? AB डायमीटर है छोटे सर्कल का, PQ डायमीटर है बड़े सर्कल का। आपको उन्होंने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट ये वाली लाइन है, टेंजेंट वाली कौन सी वाली लाइन है? मैंने बताया था टेंजेंट परपेंडिकुलरली टच करता है रेडियल सेगमेंट को, तो रेडियल सेगमेंट को परपेंडिकुलरली टच कौन कर रहा है? PR। तो आपने क्या करना है? PR जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है उसमें आपने PR का भी डिस्टेंस बताना है, PR का डिस्टेंस नहीं गिवन है आपको, ठीक है? आपने PR का डिस्टेंस बताना है, ठीक है? और PR कॉर्ड है, याद रखना PR कॉर्ड है, क्यों? क्योंकि डायमीटर के अलावा टच कर रही है, डायमीटर के अलावा कट कर रही है सर्कल को, दो पॉइंट्स को मिला रही है। और साथ ही साथ आपने बताना है PA का डिस्टेंस, यानी बेसिकली आपने PA AP PA कह लो AP कह लो, एक ही बात है। आपने A से लेकर P तक का डिस्टेंस बताना है और P से लेकर R तक का डिस्टेंस जो है वो बताना है। बस ये दो काम आपने करने हैं, ठीक है? अब आप कैसे करेंगे ये काम?
अभी हमने बोला था ना कि भाई ट्राइंगल के अंदर हमारे पास बन रहा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये जो सर्कल है जहाँ पर टेंजेंट होता है वहाँ पर देखो ये जो है ना, ये जो ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा POA, ये POA ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का आधा कर दोगे तो रेडियस बन जाता है। ठीक है, डायमीटर है ना। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ज़रा आपके सामने ही आपके तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इस तरफ आ जाओ। तो आप क्या करो, ये आपके पास जो AB है, AB जो है आपके पास, इसको डिवाइड करा दो 2 से, तो आपके पास डायमीटर आ जाए, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में लिख दो क्या 5 सेंटीमीटर है ना, 2 से डिवाइड करा दो, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। कितना आएगा? 2.5। अच्छा, रेडियस को आप लिख सकते हो यहाँ पर OA, क्योंकि देखो वो OA तक का डिस्टेंस बन रहा है ना। OA रेडियस क्या है आपके पास? ये OA लिख रहा हूँ बार बार, OR पता नहीं क्यों हो रहा है मुझसे। ठीक है, OA आपके पास रेडियस है। तो अब आपको रेडियस पता चल चुका है, और आपके पास जो है वो इसको भी आधी कर दो, PQ को भी आधा करोगे तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि O से लेकर P तक रेडियस बन रहा है। तो OPQ, इसको आधा कर दो, 10 सेंटीमीटर की है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास PO। आधा करोगे, देखो अगर आपके पास PO है उसको आधा काट रहे हो तो OQ बच रहा है, OQ बच रहा है या PO बच रहा है। ठीक है, तो PO बच रहा है हमारे पास कितना? 5 सेंटीमीटर है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। देख सकते हो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो भी डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो अब आपको एक इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज भी पता चल गई है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कैसे पता चल रही है मुझे? राइट एंगल ट्राइंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और उसके अलावा बेस और परपेंडिकुलर, ये बेस ले लो, ये परपेंडिकुलर ले लो। आपको बेसिकली PA पता करना है। अच्छा देखो, PA लिखा हुआ था तो ये पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ स्पेलिंग गलत नहीं होगी क्योंकि अक्सर मैं से ना स्पेलिंग बड़ी गलती हो जाती है, और इस पर मुझे काफ़ी जो है सुनना पड़ जाता है कभी कभार। जल्दी जल्दी काम करता हूँ ना, इसलिए होता है ऐसा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? चलो ये लिख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? OP। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर है मेरे पास OA ले लो, OA परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बेस क्या है मेरे पास? बेस है मेरे पास PA। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या पता करना है? आपको ये OP कितना दिया हुआ है? OP इन्होंने आपको दिया हुआ होगा 0 पॉइंट कुछ करके ना, ठीक है। तो OP इन्होंने आपको दिया हुआ था 0.5। ठीक है, अच्छा वो OP को मैं 0.5 बोल गया था, 5 है। ठीक है, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था OP। देखो PO कह लो OP कह लो, एक ही बात है। मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ भाई कि OP या PO एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि देखो भाई OP और PO जहाँ भी बोलूँगा आपको यही दिमाग में आएगा कि मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। तो ये तो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर थी, आधा किया तो रेडियस बन गई थी। OA भी हमें पता है 0.2.5, और AP हमें निकालनी है। ठीक है, ये तो हमारे को पता है। 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया ना। 2.5 का स्क्वायर देख लेते हैं, 4.25 होगा शायद, निकाल लेते हैं। 6.25। ठीक है, 6.25 प्लस AP और इसका स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? AP तो उधर ले जाओ, माइनस करा दो 6.25 को, तो PA कह लो AP कह लो, एक ही बात है। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपके ना दिमाग में ये बात आ जाए कि AP PA ये सब एक ही चीज़ है।
कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। 25 माइनस 6.25 आंसर इज, ठीक है, 75 पॉइंट समथिंग करके कुछ आ रहा है, 75.4 आ रहा है, 75.4। इसको डिनोमिनेटर में ही, इसको ऐसे ही लिखना फ्रैक्शन पार्ट में, क्यों, क्योंकि अभी मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए ए पी पे स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट, सिंपल बात है, हमें पता है ये बात, ए पी, आदत है ना पी ए पहले लिखने की, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब इसका कर लेते हैं, 75 को डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट में रख कर 4 से, तो हमारे पास आ रहा है 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सही है, सवाल पूरा नहीं हुआ है यहाँ, रिमूव कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है, बाकी काम ऊपर से आगे से करना। ए पी तो आपके पास आ गया। अच्छा देखो भाई, जितना डिस्टेंस ए से लेके पी तक का आया है ना, उतना ही डिस्टेंस पी से लेके जितना डिस्टेंस ए से लेके पी तक आया है ना, या पी से लेके ए तक, ए से लेके पी तक एक ही बात है, जितना डिस्टेंस पी से लेके ए तक आया ना, उतना ही डिस्टेंस आर से लेकर ए से लेकर आर तक आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है ए, तो आपको पता है यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी सेम होगा। मैं करके बताता हूँ, ये आपके पास मैं ऐसे बना रहा हूँ, पी आर ए मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसमें। तो देखो भाई, आर ए कह लो या ए आर कह लो, ए आर लिखता हूँ क्योंकि ए पहले आता है ना, ए आर भी आपके पास आएगा 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और पी ए भी आपके पास आया है 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। आपको क्या कहा था पता करने के लिए, पी आर, तो पी आर कैसे पता करोगे आप, दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि पी आर जो है वो ए पी और आर ए से मिलके बन रहा है, तो ऐसे कर दो। ठीक है, तो हाँ, अब इसको देखो, आपको शायद ऐड करने में प्रॉब्लम होगी ना, तो कोई ऐड करने में मसला नहीं हो रहा, दो तरीके से कर सकते हो, चाहे तो कॉमन निकाल लो, चाहे तो एलसीएम ले लो। देखो ये दोनों, देखो दोनों तरफ सेम है ना, तो कॉमन निकाल लो, 5/3 और 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 + 1 है ना। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बाहर निकाल लिया मैंने। दोबारा कर दोगे सॉल्व 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 3 2, और दोबारा इसके साथ कर दोगे 5 स्क्वायर रूट 3, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। पी आर का मतलब होता है पाकिस्तान रेलवेज, ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं करो, इससे ही काट दो। तो आपका जो पी आर का डिस्टेंस आया ना, पी आर का जो आपका डिस्टेंस आया 5 स्क्वायर रूट 3 कर आया, ये आंसर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत वसूल हो गई, आंसर सही आ गया। अब मेहनत वसूल हो जाती है जब आंसर सही आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन आसान हो गए, अब वो मुश्किल काम नहीं रहा है हमारे पास कि भाई बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा उतारो, बड़ा बड़ा सॉल्व करो। ठीक है, अब वो काम नहीं रहा, आसान हो गया ऐसे काम। सबसे बुरा मुझे ये लग रहा है कि ये स्क्रैच आ गया, कितने सालों से चला रहा हूँ इस बोर्ड को मैं। अच्छा, तो देखो भाई, अब हमारे पास एक सवाल है, उस सवाल को समझ के फिर करेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सवाल समझ के ही करते हैं, तो इसको भी समझते हैं, बस कोई हमें नहीं समझता, हम सबको समझते हैं। तो चलो इसको करते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक टेंजेंट है आपके पास, ठीक है, और फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, तो उस जो टेंजेंट है ना, उसका डिस्टेंस नहीं बोलना है, उसके सामने वाली लाइन का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज, अच्छा सर्कल से लेकर जो सेंटर तक का डिस्टेंस ये भी नहीं है 4 सेंटीमीटर। देखो मैं क्या कह रहा है पहले ये बताता हूँ, शायद आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा ये बात क्या कही है इन्होंने। देखो कह रहे हैं आपके पास ना, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये एक सर्कल है आप भाई लोगों के पास और बहन लोगों के पास भी, ठीक है, और ये एक छोटा सा सेंटर है, और उस सेंटर पे ओ हम उससे कह देते हैं, जो कि मैं सी बनाता हूँ बार बार, ओ, ठीक है। अच्छा, अब उस सर्कल में बन रही है एक टेंजेंट, ठीक है, एक टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं है, ये तो रेडियल सेगमेंट है, टेंजेंट बना रहा हूँ।
थोड़ा सा वेट किया करो क्योंकि मैं भी थोड़ा जज्बाती हूँ। ठीक है, ये अब बनेगी टेंजेंट। उस टेंजेंट का डिस्टेंस आपको दिया है इन्होंने 4 सेंटीमीटर, और उसके सामने जो बन रही है लाइन उसका डिस्टेंस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। ये कह रहे थे ये लोग, कुछ नहीं कह रहे थे मुश्किल, ये बात कर रहे थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 3 हम पहले ही कर चुके हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि बस ये पी ओ पता कर लो, कुछ नहीं करो, ये पी ओ पता कर लो और इसी के साथ साथ एरिया ऑफ सर्कल पता कर लो। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पता कर लो, एरिया ऑफ सर्कल पता कर लो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पता कर लो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो इतना तो आप लोग कर सकते हो ना, हमने इतना सब पढ़ा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें पता कर लो और ये रेडियस पता कर लो, बस ये पता कर लो। अब आपका दिल कह रहा होगा सर करा दें, और ये भी कह रहा है डायमीटर भी पता कर लो। ये 2 चीज़ें पता कर लो, ये 4 चीज़ें पता कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, आसान काम है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो भाई, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, एक 90 का एंगल बन रहा है, तो क्या मतलब होता है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिस भी ट्रायंगल के अंदर 90 का एंगल बन जाए समझ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल है, पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अब देखो अगर आप ये लिख रहे हो ना पाइथागोरस थ्योरम के, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सही है, गलत नहीं है, मैं भी सही लिख रहा हूँ, आप भी सही लिख रहे हो, क्योंकि वो दोनों ऐड हो रहा है। पी को पहले लिख लो या बी को, कोई मसला नहीं है। अब थोड़ा सा हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ए क्या है, बी मतलब एच क्या है। तो भाई देखो एच मैंने बताया था 90 का जो एंगल होगा ना उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा, सिर्फ यहाँ नहीं, हमेशा कहीं भी हो। हाँ, एक मुझसे ना छोटी सी गलती हो गई है, वो ये कि मैंने ना इस वर्टेक्स को नाम क्यू नहीं दिया, बस, और कुछ गलती नहीं है। तो क्यू ओ 5 सेंटीमीटर। देखो मैं रटता नहीं हूँ सवाल, मैं भी आपके साथ जो है ना कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता हूँ, तो गलती हो जाती है। अगर रट के आ जाऊँ तो फिर तो सही होगा सब कुछ, तो ये तो बेकार है, फिर समझने में भी नहीं आएगा। अच्छा, आपने ना पी ओ जो कि रेडियस होगा उसे भी पता करना है, वो आपको नहीं पता। अच्छा, क्यू, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, क्यू, ये क्या दिया हुआ है, क्यू पी जो है आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, रेडियस परपेंडिकुलर है। सब चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए अब, लेकिन फिर भी मैं पूरा सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह। तो हाइपोटेन्यूज क्या लिखा है मैंने, क्यू ओ, चाहो तो क्यू ओ लिख लो या डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर पुट कर लो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, चलो मैं इसको आर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। 4 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, तो ये तो 25 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 वाले जाओगे तो माइनस आर का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है आर, 9। रेडियस कितना आ रहा है, 3। अच्छा, क्या फार्मूला पढ़ाया था डायमीटर का, कि अगर डायमीटर से 2 डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, तो इसी तरह से अगर रेडियस के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 2r इज इक्वल टू डी, तो डायमीटर आ जाएगा, है ना। तो रेडियस कितना आया है, कितना है रेडियस, 3, तो डायमीटर कितना आएगा, 6। ठीक है, ये डायमीटर ये रेडियस, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है, डायमीटर भी और रेडियस भी। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल कितना आया, 6 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो स्मॉल डी लिख लो या कैपिटल डी लिख लो, जो अपनी आसानी के लिए आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ काम ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा काम रहता है। एरिया ऑफ सर्कल पता करना है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वो 2 पाई आर तो सर्कमफेरेंस होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है 3.142, रेडियस आया 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट सॉल्व कर लो,
डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करने से समझ आ जाए, कैलकुलेटर से ना डायरेक्ट कर लो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 3.142 कितना आ रहा है 28.278। अच्छा सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा लो। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख लो, देखो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, तो सी लिख रहा हूँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये एरिया ऑफ सर्कल था। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr, ठीक है, 3.142 और रेडियस 3, तो कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3 18.852 ये सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। ये लेंथ होती है ना बेसिकली, ये जो थे आंसर आपके आ गए। यहाँ ये आपका रेडियस आ गया, यहाँ ये आपका डायमीटर आ गया, यहाँ ये आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया, और वहाँ वो आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक आया है, कुछ भी गलत नहीं आया। चाहो तो एक बार कंफर्म कर लेना बुक में पीछे देखकर, ताकि आपकी थोड़ी और वेरिफिकेशन हो जाए। अब सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ना हमारे पास क्वेश्चन 5 भी है, और आ सकता है पेपरों में, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको नहीं मिटा रहा डायग्राम को, बस इसके पैरामीटर सही कर देता हूँ। यही डायग्राम चाहिए। कहते हैं कि आपके पास ये रेडियस है, याद रखना, ठीक है। सवाल पढ़ता हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब कह रहा है टेंजेंट की लेंथ पता करो। टेंजेंट आपको अच्छी तरीके से पता है, वो होती है जिसके ऊपर 90 का एंगल बन रहा हो। तो यहाँ 90 का एंगल इस पे बन रहा है, तो ये पी क्यू टेंजेंट है, याद रखना, क्योंकि ये ही लाइन सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को परपेंडिकुलरली टच कर रही है। तो ये पी क्यू टेंजेंट है, इसका आपने डिस्टेंस पता करना है। आपको बाकी इन्होंने जो चीज़ें हैं वो दे दी हैं। रेडियस इन्होंने 7 सेंटीमीटर कह दिया, अभी मैंने बताया था ये ओ से लेके पी रेडियस होता है। और फ्रॉम अ पॉइंट्स ऑफ अ डिस्टेंस, अब चाहिए पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, सॉरी क्यू से लेके ओ तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दे दिया। सॉरी, अब इसे करें तो समझ में आ गया ना भाई। इन्होंने कहा है कि पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस टेंजेंट पता कर लो, पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्यू से लेके ओ तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लिख के काम। अच्छा, तो आपके पास फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अपनी मंजिल को पा लोगे। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था ना कि ओपी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर पी, ठीक है। और क्यू ओ क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूस। क्यों? क्योंकि वो 90 के एंगल के सामने बन रही है, इसलिए वो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने हमें हाइपोटेन्यूस का, हमें टेंजेंट पता करने को कहा है, हाइपोटेन्यूस नहीं। यहाँ पर टेंजेंट हाइपोटेन्यूस नहीं है, ऊपर वाली बेस हाइपोटेन्यूस है। बेस जो कि है क्यू पी, पी क्यू कह लो, आपकी मर्ज़ी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, कोई मसला नहीं है फॉर्मूले में। हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है जो कि है क्यू ओ का स्क्वायर, बेस आपको पता करनी है क्यू पी, और परपेंडिकुलर यानी रेडियस आपको पता है ओ पी। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यूज़ गिवन है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा होगा ना, ये लो, ओ पी ओ क्यू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 5 उल्टा बना दिया, ठीक है। और ओ पी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू क्या कितना है मेरे पास, रटना मत, इसे बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक सवाल सॉल्व करना, समझना जितना हो सके। तो 25 का तो स्क्वायर मेरे ख्याल से 250 नहीं 625 और 49, ठीक है। यहाँ ये मल्टीप्लाई, यहाँ ये ऐड हो रहा है, वहाँ के माइनस होगा।
माइनस कर दो दोनों को, 625 माइनस 49, 625 माइनस, तो ये आ रहा है 576। अच्छा, आपको उन्होंने ये नहीं कहा था टेंजेंट का स्क्वायर पता करो, आपको कहा था टेंजेंट पता करो। टेकिंग SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स, QP का स्क्वायर 576, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 576 24, ये आंसर है। गलत है, सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ था, अब सही है भाई। देखो अगर आप नहीं लिखोगे ना सेंटीमीटर तो ये गलत हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर टेंजेंट है सर्कल की, तो लिख देना वर्डिंग के 24 सेंटीमीटर इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। 5 था, ठीक है। ये सेम सवाल है 6। तो देखो ऐसे 3 सवाल देने का क्या मकसद है इनका कि एक पेपरों में दे सकते हैं हम, तो बच्चों तैयारी कर कर आना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि देखो आप इतनी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आप पहुँचे हो वीडियो देखते हुए, तो ज़रूर तैयारी भी करके जाओगे इंशाल्लाह। बाकी चीज़ें लिखे रहते तो उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। देखो ग्रुप में ऐड हो जाना, 1500 फ़ीस है सालाना। देखो ये शेर बन गया, ग्रुप में ऐड हो जाना, 1500 फ़ीस है सालाना, अच्छी बात है। तो ग्रुप में ऐड हो जाना, नोट्स वोट्स तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। जितनी भी मैं एफ़र्ट्स करता हूँ आपने देखा होगा प्रॉपर होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स भी प्रॉपर होते हैं और गेस्ट पेपर भी प्रॉपर होते हैं, सब चीज़ प्रॉपर लिखी हुई होती है। तो आप ऐड होंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मिलेगी चीज़ें, ठीक है। तो आप ज़रूर ऐड होइएगा ग्रुप्स में हमारे, ताकि हम आपको वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दे दें। अब बाकी मैं आपको ये सवाल करा देता हूँ, वैसे मेरा दिल चाह रहा है ये होमवर्क दे दूँ, लेकिन मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो सवाल है मेरे पास, सवाल क्या है मेरे पास, सवाल पढ़ता हूँ। फिगर यही आएगी इसलिए फिगर नहीं मिटाई, बाकी पैरामीटर्स भी यही रहेंगे इसलिए वो भी नहीं मिटाए। कहते हैं कि हाउ फार फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस अ टेंजेंट सेगमेंट। अच्छा, उन्होंने क्या कह दिया कि सर्कल का सेंटर का रेडियस, यानी रेडियस उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया है। आपको ये बात पता है OP आपके पास रेडियस है, आपको ये पता है टेंजेंट भी उन्होंने कहा है अपने मुंह से कि टेंजेंट आपके पास है 10 सेंटीमीटर। तो फिर बच क्या जाता है, बच जाता है हाइपोटेन्यूज। वो आपसे हाइपोटेन्यूज पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे QO पूछना चाह रहे हैं। तो अब आपको QO बताना है, गिवन नहीं है, ठीक है। आपको OP दिया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर, और आपको बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर के बराबर। फॉर्मूला यही लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो पता क्या करना है, QO ही पता करना है। तो QO को हम कोई सेट वेट नहीं कराएंगे। अब आपके पास QP कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ना, आपके पास OP दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये तो ये 109 हो जाएगा ना, तो ये 100 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 109 हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मुझसे गलती हो गई, ये 9 आएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो डेसिमल में चला जाएगा। इसको डेसिमल में लेके मत जाना, वरना अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 10.44 करके कुछ आ जाएगा। तो ये बात भी समझ में आने वाली है कि अगर इसको आप वैसे भी सॉल्व कर दे तो चलो कर दो 10.44। तो देखो मैं जो बात बार बार कह रहा था कि टेंजेंट के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो बात सही थी, क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी आती है। तो देखो यहाँ सबसे बड़ी आ रही है हाइपोटेन्यूज ना, तो यानी हमने बिल्कुल सही किया है टेंजेंट के ऊपर। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो गई है हमारी, है ना। तो इसको बस याद रखना, आप इसको नहीं भूलना, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड रहेगी हमारे पास हमेशा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा काफ़ी। मतलब आज सैटरडे था, सैटरडे नाइट थी, तो मैंने काफ़ी सैटरडे नाइट पे आपके लिए यहाँ मेहनत कर कर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। कहीं बाहर वार नहीं गया, वैसे भी मैं अब नहीं जाता हूँ कहीं, आप लोगों के लिए ही ज़्यादातर काम कर रहा होता हूँ। सैटरडे संडे समझ लीजिए, अगर सैटरडे संडे मैं घूमने फिरने जाऊँगा ना तो फिर आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। ये शिकवा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो मैं भी अपने सैटरडे संडे आप लोगों के लिए कुर्बान करता हूँ।
तो आप भी ना अब अपने कीमती वक्त को मतलब ज़ाया ना करें, आप भी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। ये तालीम ही है जो हमें इंशाल्लाह कामयाब करेगी, इस मुल्क को भी कामयाब करेगी, हमें भी कामयाब करेगी और हमारे आने वाले वक्त को भी कामयाब कर देगी। तो बस अब आप पे डिपेंड करता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरी विशेष है, आपके माँ बाप की भी दुआएं आपके साथ हैं। बस अब आपने बस मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी बोलना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। आप लोग सैटरडे संडे एंजॉय करा करो, मेरी तो जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे भाई यूनिवर्सिटी जाना होता है। मेरी रोज़ यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है मंडे से लेके फ्राइडे तक, मैं रोज़ भी जाता हूँ, अल्लाह करे रोज़ ही जा सकूँ। तो मैं सुबह उठता हूँ 7:30 पर ना, बल्कि 7:30 पर तो मुझे निकलना होता है, समझ लो मैं 6 बजे तक उठ जाता हूँ, 6:30 तक उठ जाता हूँ, 6 या 6:30 या 7 तक उठ जाता हूँ। ज़्यादातर तो 7:30 बजे तक उठ जाता हूँ, समझो 7 बजे तक उठ जाता हूँ, ठीक है। फिर मैं यूनिवर्सिटी निकल जाता हूँ 7:30 बजे तक, क्योंकि मेरे घर से दूर है, मेरा नाज़िमाबाद में घर है। तो मैं पहुँचता हूँ 8:25 पे पहुँच जाता हूँ, थोड़ा सा दूर है ना इसलिए टाइम लगता है। तो फिर छुट्टी मेरी रोज़ ही 4:30 बजे तक होती है। घर आते आते मुझे 5:30 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 7 बजे से लेकर 5:30 तक मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ। अब वहाँ तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, तो घर आते ही थोड़ा सा अपना पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर 10-11 बजे तक आपको पढ़ाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, और हफ्ता इतवार पूरा दिन आपको दे देता हूँ। तो बस आपको कहना है, ये चाहता हूँ कि आप लोग अब पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, इंशाल्लाह मेरी मेहनत वसूल हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आया हो तो पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है। ग्रुप्स में ऐड हो जाना, नोट्स बाय कर लेना, लेक्चर मौजूद हैं तमाम आपके लिए ही हैं। सब्जेक्ट गेस्ट पेपर बन गए वो भी आपको मिल जाएंगे, पीएसटी के नोट्स उर्दू में बन गए, अगर वो चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, 150 फ़ीस है, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें।